नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। बड़ी खबर हादसे से जुड़ी हुई है, जहां पर बताया जा रहा है कि सड़क हादसा सामने आया है और इस हादसे में एक यात्री की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बस खड़ी थी जिसमें ट्रक ने टक्कर मार दी है। सासाराम में बस हादसा सामने आया है। रांची से अयोध्या ये बस जा रही थी, खड़ी बस में ट्रक ने टक्कर मार दी और इस हादसे में एक यात्री की मौत हो गई है। हादसे में 9 तीर्थयात्री घायल हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डेहरी के एनएच पर हादसे की तस्वीर सामने आई है। तो ये तस्वीर देखिए किस तरीके से खड़ी बस में ट्रक ने टक्कर मार दी है और इस हादसे में एक यात्री की मौत हो गई है। वहीं इस हादसे में 9 तीर्थयात्री घायल बताए जा रहे हैं। ये बस रांची से अयोध्या जा रही थी और बीच में ही सासाराम में हादसा हो गया। डेहरी के एनएच पर यह हादसा सामने आया है। जो घायल हैं उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस हादसे में एक तीर्थयात्री की मौत हो गई है। तो रांची से बस अयोध्या जा रही थी, जिसमें तीर्थयात्री सवार थे, अयोध्या दर्शन करने को जा रहे थे। लेकिन इसी बीच सासाराम में यह बस हादसे का शिकार हुई, ट्रक की टक्कर हुई और उसके बाद से इस हादसे में एक यात्री की मौत हो गई है। जबकि जो यात्री घायल हैं, जिनकी संख्या 9 है, उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर कैसे बस के परखच्चे उड़े हुए हैं और बताइए जा रहा है कि बस खड़ी थी, लेकिन उसमें तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी और इस हादसे में एक यात्री की मौत हो गई। और इस मौत के बाद से मातम भी है उनके परिवार वालों में, क्योंकि परिवार के भी कई लोग एक साथ इस बस में सवार थे। अयोध्या वो जा रहे थे दर्शन करने के लिए, लेकिन इसी बीच ये बस हादसे का शिकार हो जाती है। एक यात्री की मौत हो गई है और करीब 9 तीर्थयात्री घायल हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये सड़क की तस्वीर जहां पर यह हादसा सामने आया और वहां पर रेस्क्यू टीम की भी मौजूदगी है। आसपास के लोगों ने भी मदद की, जिसके बाद से तीर्थयात्रियों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। और देखिए, बिहार एंटी अलायंस में सीट शेयरिंग हो चुका है और अब जो आरजेडी के संभावित नाम है वो भी अब लगभग सामने आ चुके हैं। हालांकि कुछ अगर प्रत्याशियों को की बात करें तो उनको सिंबल बांट दिया जा चुका है, लेकिन अब आरजेडी के संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट हम आपको बताने जा रहे हैं। अब तक 7 उम्मीदवारों को ये सिंबल मिल चुका है और देखिए जो लिस्ट सामने आई है, जो संभावित है, उसमें वैशाली से मुन्ना शुक्ला की पत्नी अनु शुक्ला उम्मीदवार होंगी और ये सीट वैशाली की होगी, जहां से रघुवंश प्रसाद सिंह कभी चुनाव लड़ते थे। सारण की अगर बात करें तो सारण सीट से रोहिणी आचार्य इस बार चुनावी मैदान में होगी, यानी कि रोहिणी की जो सियासी एंट्री है वो होने जा रही है इस बार के चुनाव में, जहां से इससे पहले चंद्रिका राय ने चुनावी ताल ठोका था। उजियारपुर की अगर बात करें तो यहां से आलोक मेहता चुनावी मैदान में उतरेंगे। सिवान की अगर बात करें तो सिवान से अवध बिहारी चौधरी को इस बार टिकट मिलने की संभावना ज्यादा नजर आ रही है, यानी कह सकते हैं कि सिवान की अगर बात करें तो जो शाहबुद्दीन परिवार है उसको अब आरजेडी हाशिए पर रखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चर्चाएं लगातार हो रही थी। गोपालगंज की अगर बात करें तो सुरेंद्र राम यहां से उम्मीदवार के तौर पर उतरेंगे। दरभंगा से ललित यादव प्रत्याशी होंगे। मधुबनी से अली अशरफ फातमी को आरजेडी टिकट दे सकता है। तो ये संभावित नाम हम आपको बता रहे हैं और लगभग इस पर मुहर लगने की संभावना है। हाजीपुर से अगर बात करें तो शिवचंद्र राम और बक्सर से सुधाकर सिंह, शिवहर से रमा सिंह, मुंगेर से अनिता देवी, बांका से जयप्रकाश नारायण, पूर्णिया से बीमा भारती, सुपौल से चंद्रहांस चौपाल। तो देखिए कई ऐसे कैंडिडेट से जिनको सिंबल दिया जा चुका है, जिनको सिंबल मिल गया है, उनके भी नाम एक बार हम आपको बताते हैं। तो गया से कुमार सरजीत जिन्होंने नॉमिनेशन कर दिया है, औरंगाबाद से अभय कुशवाहा, जो ये प्रथम चरण में होने वाले चुनाव की सीटें हैं। नवादा से शरण कुशवाहा मैदान में है, जिनको सिंबल भी मिला, अपना उन्होंने नॉमिनेशन भी दाखिल किया है। जमुई से अगर बात करें तो जमुई सुरक्षित सीट है और यहाँ से अर्चना रविदास चुनावी मैदान में है। तो ये ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको सिंबल पहले ही आरजेडी दे चुकी है, नॉमिनेशन भी इनका किया जा चुका है। तो देखिए, गया से कुमार सरजीत जो लोकसभा के इस चुनाव में चुनावी मैदान में है, नॉमिनेशन इनका दाखिल हो चुका है। औरंगाबाद से अभय कुशवाहा ने भी अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है और ये वो सीटें हैं जो पहले चरण की सीटें हैं, जहां पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। नवादा से शरण कुशवाहा ने
अपना नॉमिनेशन कर दिया है, जमुई से अर्चना रविदास। और इसके साथ साथ चलिए हमारे साथ संवाददाता रवीश नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, कुछ तो ऐसे प्रत्याशी जिनको सिंबल दिया जा चुका है, नॉमिनेशन भी अपना फाइल कर चुके हैं, लेकिन कई ऐसे अब नाम हैं जो संभावित तौर पर सामने आ रहे हैं कि इन पर ही अब मुहर लगनी है। कौन कौन से नाम है, कहां से चुनाव लड़ रहे हैं, और क्या लग रहा है कि ये जो ऐलान हो सकता है, अगर सामने नाम आएंगे तो किनका किनका टिकट कट रहा है, इसके पिछले लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि क्या रही है? देखिए, इस बार राष्ट्रीय जनता दल ने अभी तक जो सिंबल दे दिए हैं उस सिंबल पे कई चर्चाएं भी हुई, आपसी गठबंधन में तनाव भी रहा, लेकिन उसके बाद कई जो नाम है 26 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ रहा है और लगभग अगर 4 से 5 सीटों को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी सीटों पर आरजेडी ने लगभग तय कर लिया है कि वहाँ का उम्मीदवार कौन होगा और जिसे न्यूज़ 18 जो है वो सबसे पहले दर्शकों तक पहुँचा रहा है। लेकिन इस बार जो राष्ट्रीय जनता दल ने अपने जो उम्मीदवार तय किए हैं उसमें जो जातीय गणित है, वहाँ का जो समीकरण है उसका बड़ा ख्याल रखा है और नए चेहरों को तरजीह दी है। आपने देखा होगा कि कुछ ही ऐसे नाम हैं जो दोबारा जो है इस बार लोकसभा मैदान में है, लेकिन कई चेहरे हैं जो पहली बार चुनावी मैदान में दिखाई पड़ेंगे और उसमें कई नाम हैं, जिसमें अगर आप कहें कि एक तरफ जहाँ से हाजीपुर सीट है, जहाँ से खुद चिराग पासवान जो है अपनी पुश्तैनी सीट जो है पुरानी सीट रही है, पारंपरिक सीट, पिता भी वहाँ से लड़ते रहे, वहाँ से शिवचंद्र राम उनसे सामना करेंगे, वो एक सीट होती है। यहाँ पे जो पूर्णिया को लेकर के लगातार जिस ढंग से पप्पू यादव का तनाव देखा गया है, वो सबसे अहम सीट इस पूरे गठबंधन में मानी जा रही है, क्योंकि पप्पू यादव जो हैं उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि 4 तारीख को वो नामांकन करेंगे। तो बीमा भारती और गठबंधन के बीच ही, पप्पू यादव के बीच ही फ्रेंडली फाइट जो है वो एक सीट पर देखी जा सकती है। उसके साथ साथ अगर आप सुपौल को देखें, जहाँ पे पप्पू यादव की पत्नी जो है हमेशा चुनाव लड़ती रही हैं, अभी राज्यसभा में है, वहाँ के जो विधायक हैं वो चंद्रहांस चौपाल, उनको सीट जो है लोकसभा की जा सकती है। उसी ढंग से दरभंगा का जो सीट है, पहले पीएचडी मंत्री हुआ करते थे ललित यादव, वो उनका सीट पक्का हो गया है कि वो दरभंगा से चुनाव लड़ेंगे। अली अशरफ फातमी पुराना नाम है, हालांकि जो मधुबनी से चुनाव लड़ेंगे। बक्सर सीट खास करके आप देखेंगे कि जो जगदानंद सिंह है प्रदेश अध्यक्ष, उनके जो पुत्र है सुधाकर सिंह, पहले कृषि मंत्री बिहार में हुआ करते थे, विधानसभा का चुनाव उन्होंने जीता। इस बार लोकसभा में पार्टी बिल्कुल तो कई फेरबदल है, कई तब्दीलियां भी हैं, कई नए चेहरे भी होंगे इस बार आरजेडी की इस लिस्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए, इस खबर के लिए आपका रवीश नारायण। चलिए बढ़ेंगे आगे और बात करते हैं झारखंड की खबर की, रांची की खबर की, जहां ये खबर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई है और हेमंत सोरेन की मुश्किलें परत दर परत कई दफे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इस बीच खबर ये सामने आ रही कि ईडी आज चार्जशीट दायर कर सकती है। तो ये खबर जहां आज पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी आज चार्जशीट दायर कर सकती है। दरअसल 60 दिन के अंदर चार्जशीट करने का नियम है और यह अवधि पूरी हो रही है। बता दें कि बड़गाई अंचल की 8.5 एकड़ जमीन के कब्जे से जुड़े मामले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी और इस मामले में आज खबर यह है कि केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी आज चार्जशीट पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ दाखिल कर सकती है और 60 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करना होता है और इस समय पूरा हो रहा है और इसी को लेकर के ये चार्जशीट ईडी आज दायर कर सकती है। देखिए, झारखंड में आरजेडी की ये मांग थी कि पलामू और चतरा दोनों सीटें उसके हिस्से में आए और इसको लेकर के एडजस्टमेंट हुआ और अब ये दोनों सीटें जो है वो आरजेडी के खाते में आ गई है, क्योंकि आरजेडी इस बात का इंतजार कर रही थी कि कांग्रेस अगर वहां 2 सीटें देती है तो फिर हम यहां उनको तवज्जो बिहार में देंगे। और इस बीच खबर यह है कि इन दोनों सीटों पर सहमति बन गई है और इसकी घोषणा भी जल्द कर दी जाएगी। यह कहना है झारखंड आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर मनोज का। पार्टी प्रवक्ता ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने संसदीय बोर्ड की बैठक में इन दोनों सीटों को लेकर घोषणा कर दी थी, इसलिए इन दोनों सीटों पर आरजेडी का लड़ना तय है। नहीं, चतरा और पलामू पहले से डिसाइड है। हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी ने डिसाइड कर रखा है कि चतरा और पलामू राष्ट्रीय जनता दल लड़ेगी चुनाव, सब तय है। अब 1-2 दिनों में घोषणा हो जाएगी, इसमें कहीं कोई वट नहीं है। चूँकि यहाँ राजकाजकारनी के बैठक में और संसदीय बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत किया जाए, उनको अधिकृत किया गया है और 1-2 दिन में घोषणा हो जाएगी। कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, सारी बातें एकदम सामान्य है।
देखिए, लोकसभा चुनाव के साथ साथ गांडेय विधानसभा का जो उपचुनाव है वो भी अब जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और जहां यहां जो प्रत्याशी उतर रहे हैं अपनी जीत सुनिश्चित होने की वो बात कर रहे हैं। और इस बीच बीजेपी के प्रत्याशी हैं दिलीप वर्मा, उन्होंने उपचुनाव में जोरदार जीत का दावा किया है। बीजेपी के प्रत्याशी घोषित होने पर वो गिरिडीह पहुंचे। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष की ओर से जो भी उम्मीदवार हों उनकी जीत तय है। बीजेपी प्रत्याशी दिलीप वर्मा बाबूलाल मरांडी के करीबी माने जाते हैं। वो पूर्व बीजेपी सांसद रीतलाल वर्मा के भतीजे और जेएमएम नेता जयप्रकाश वर्मा के भांजे भी हैं। जो विपक्ष के अभी तो उनका कोई कैंडिडेट क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन जो भी कैंडिडेट रहेगा गांडे की जनता भारी मतों से उसको पराजित करके यहाँ से भेजेगी। और जिस तरह से लगातार मैं कार्यकर्ताओं में और जनता में उत्साह देख रहा हूँ, निश्चित रूप से इस बार बड़ा और चौंकाने वाला। और देखिए, आज देश के लिए गर्व का दिन है क्योंकि आज कई महान विभूतियों को भारत रत्न का सम्मान दिया गया है। 4 विभूतियों को भारत रत्न सम्मान आज दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें ये सम्मान दिया है। जो नाम हम आपको दिखा रहे हैं और जो चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी की अगर बात करें तो लाल कृष्ण आडवाणी को खुद राष्ट्रपति उनके घर जाएंगी और उनको वहां पर सम्मान दिया जाना है। लेकिन इन सब के बीच कर्पूरी ठाकुर, जिनको मरणोपरांत उनके बेटे रामनाथ ठाकुर पहुंचे और उन्होंने सम्मान लिया। इसके साथ साथ जो बाकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जिनके घर खुद जाएंगी, और ये तस्वीर हम राष्ट्रपति भवन की दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और तमाम बड़े जो चेहरे हैं वो नजर आ रहे हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली हस्तियों में पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को छोड़कर बाकी सभी पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और बीपी नरसिम्हा राव, प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत सम्मानित किया गया। इनके परिवार वाले पहुंचे थे जिन्होंने सम्मान हासिल किया। बता दें कि स्वास्थ्य की वजह से लाल कृष्ण आडवाणी समारोह में शामिल नहीं हुए और ऐसे में राष्ट्रपति 31 मार्च यानी कि कल उनके घर पर वो जाएंगी और उन्हें यह सम्मान देंगी। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, रामनाथ ठाकुर देखिए सम्मान लेते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर है। नित्यानंद राय भी आपको नजर आ रहे होंगे। तो जो 4 विभूतियां हैं उनके परिवार वालों ने सम्मान हासिल किया। एम स्वामीनाथन की अगर बात करें तो उनकी बेटी पहुंची हुई थी और उन्होंने ये सम्मान को हासिल किया है। तो ये पहली बार 5 हस्तियों को एक साथ ये भारत रत्न मिला है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो एम स्वामीनाथन की बेटी हैं और वो सम्मान लेने के लिए पहुंची। ऐसे ही परिवार वालों ने ये सम्मान हासिल किया है जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के भी परिवार वाले पहुंचे थे। पीवी नरसिम्हा राव की बेटी पहुंची थी। साथ ही प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन की अगर बात करें तो उनकी बेटी पहुंची थी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। रामनाथ ठाकुर सम्मान के लिए पहुंचे थे। चौधरी चरण सिंह मरणोपरांत उनके पौत्र श्री जयंत, तो चौधरी चरण सिंह और उनके परिवार के लोग ने सम्मान हासिल किया, जयंत चौधरी। और इस सम्मान की तस्वीर है और आज पूरे राष्ट्र के लिए ये गर्व का दिन। इन विभूतियों को सम्मानित किया गया। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं तो चौधरी चरण सिंह के परिवार वालों ने ये सम्मान हासिल किया और इसके साथ साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस सम्मान को देते हुए नजर आ रही हैं। अब नरसिम्हा राव की अगर बात करें तो नरसिम्हा राव के भी परिवार वाले पहुंचे थे। इस सम्मान को उन्होंने हासिल किया और ये तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, गर्व वाली तस्वीर हो जाती है जब इन महान विभूतियों को सम्मान मिलता है। तो देखिए, एक तरफ राष्ट्रपति भवन में यह सम्मान समारोह चल रहा था और उसी दौरान एक बेहद और दिलचस्प तस्वीर सामने आई और एक तस्वीर थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की। दोनों नेता काफी गर्मजोशी के साथ मुलाकात करते हुए नजर आए और खास करके कर्पूरी ठाकुर को लेकर के नीतीश कुमार ने अपनी इच्छा भी कई बार जाहिर वो कर चुके हैं कि कर्पूरी ठाकुर को यह सम्मान मिलना चाहिए। नीतीश कुमार इस बात का जिक्र भी करते रहे हैं और मोदी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को यह सम्मान दिया और इस सम्मान समारोह में
खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे और जैसे ही ये खबर सामने आई थी कि कर्पूरी ठाकुर को सम्मान मिलेगा, रामनाथ ठाकुर को फोन भी किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उस वक्त ही नीतीश कुमार ने कहा था, जब ऐसा लगने लगा था कि नीतीश कुमार अब प्रधानमंत्री मोदी के और करीब हो रहे हैं, कि उन्होंने इस बात को भी कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें तो फोन नहीं किया, लेकिन फोन उन्होंने रामनाथ ठाकुर को जरूर किया था। और देखिए तस्वीरें कैसे बदली और आज ये दोनों नेता एक दूसरे के साथ गर्मजोशी से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच सीतामढ़ी से बड़ी खबर है, जहां पर घर में आग लग गई है। बताइए जा रहा है कि इस अगलगी में काफी नुकसान हुआ है और आग किस वजह से लगी है उसकी भी खबर जो सामने आ रही है कि मासूम की झुलसने से मौत हो गई है। हादसे में 2 साल के मासूम की मौत हो गई है। आग लगने से 5 घर जलकर राख हो गए हैं। सूचना पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। पुपरी प्रखंड के रामपुर खुर्द की घटना सामने आई है, जहां देखिए तस्वीरें किस तरीके से कई घरों को एक साथ आग ने अपनी चपेट में लिया है और इसमें 2 साल के मासूम की मौत हो गई है। मासूम की झुलसने से मौत हो गई है। 5 घर जल राख कर पूरी तरीके से खाक हो चुके हैं। काफी कुछ यहाँ पर नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि सूचना पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद से इस भीषण आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन आग ने तब तक काफी तबाही मचा रखी थी। देखिए आसपास के जो लोग हैं, स्थानीय जो लोग हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आग को बुझाई जा सके, लेकिन आग काफी भयावह है और ऐसे में आग बुझाना उनके लिए मुश्किल साबित हो रहा था। सूचना दी गई, दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद से इस आग पर काबू पाया गया। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस मौत के बाद से कैसे परिवार में मातम भी है। मुजफ्फरपुर से खबर है, जहां पर शराब तस्करों पर, शराब डिलीवरी पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है और लगातार शराब की जब्ती यहां से की जा रही है। और ऐसे ही में चेकिंग अभियान चलाया गया। उत्पाद विभाग पुलिस ने छापेमारी की और अहियापुर थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की पुलिस ने एक ट्रक विदेशी शराब के साथ एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक शराब की खेप पंजाब से अहियापुर मंगाई गई थी। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सलेमपुर में छापेमारी की और विदेशी शराब के साथ ट्रक और पिकअप को जब्त किया है। जब्त शराब की कीमत 10 लाख से अधिक बताई जा रही है। सूचना मिली कि अहियापुर थाना क्षेत्र में सलेमपुर में एक ट्रक से शराब आया है, जिसको पिकअप से विभिन्न क्षेत्रों में सप्लाई किया जाना है। तो विशेष टीम का गठन किया गया और छापेमारी कराई गई। उसमें एक ट्रक जब्त हुआ, एक पिकअप भी जब्त हुआ है और 105 पेटी विदेशी शराब मिला है और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई है। गिरफ्तार व्यक्ति की माफिया है क्या? उससे पूछताछ किया जा रहा है, अनुसंधान किया जा रहा है। जो लोग भी इसमें संलिप्त होंगे उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। और आरा के एक विद्यालय का वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो इसलिए खास हो जाता है क्योंकि 2 बेटियां जिनके गाने सुनकर लोग रोमांचित हो रहे हैं, हैरान भी है। सरकारी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की 2 छात्राएं हैं जिनका गीत सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इन दोनों छात्राओं ने बाल विवाह और बेटियों की शिक्षा दीक्षा को लेकर के गीत गाया है। इन दोनों का गीत सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। ये दोनों छात्राएं नेत्रहीन हैं, लेकिन विद्यालय में प्रेरणा स्रोत अध्ययन के दौरान इन दोनों बेटियों के गाने को सुनकर सब लोगों ने दोनों की खूब सराहना की है और तालियां बजाई हैं। ससुरा में भेज के कारखाई बाबूनी हो अपना नसीब में बेटियों के काहे आइलो घर में गरीब के जियते मुआई दिहलो जियते मुआई दिहलो हमरा के तेज के पाप नाही करती हो बेटी ससुरा में भेज के पाप नाही करती हो बेटी करती विवाह नाही रखती कुंवारे सोन लेती साह लेती लोगवन के गान। सिमडेगा के सदर अस्पताल में एक बार फिर से बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां बताया जा रहा है कि एक गर्भवती ने गेट पर ही अपने बच्चे को जन्म दिया और किस तरीके से बड़ी लापरवाही सामने आई कि क्रिटिकल बता करके रेफर किया डॉक्टरों ने, लेकिन इसके बावजूद जो उपचार होना चाहिए इस गर्भवती का वो उपचार नहीं हो सका और आखिरकार
ये महिला ने गेट पर ही अपने बच्चे को जन्म दिया है। तो अस्पताल की बदहाली की तस्वीरें समय समय पर ये सामने आती रहती है और कई सवाल भी स्वास्थ्य व्यवस्था पर, स्वास्थ्य सिस्टम पर खड़े करती है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर गेट पर ही महिला ने कैसे बच्चे को जन्म दिया है। हैरत की बात रही कि सदर अस्पताल ने क्रिटिकल डिलीवरी बोलकर महिला को रेफर कर दिया था, जिसके बाद एम्बुलेंस के इंतजार में महिला गेट पर बैठी हुई थी। इसी दौरान उसे नॉर्मल डिलीवरी हुई और बच्चे का जन्म हुआ। सिमडेगा के कुरशेला के पुनीत दुबे अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन उसे इलाज की जगह रेफर कर दिया गया था। बच्चे के जन्म के बाद नर्स उन्हें लेकर अस्पताल में चली गई। ऐसे में अस्पताल प्रबंधन पर कई गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। साथ ही अगर मां और बच्चे को कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता, ये सवाल है। डॉक्टर का लापरवाही तो एकदम है, कहे कि थोड़ा सा भी जांच करने में लोग को लगता है, शर्म लगता है या कुछ लगता है, पता नहीं क्या होता है, पता नहीं, लेकिन ये लोग भड़काते हैं आदमी को। सही सलाह ये लोग को देना चाहिए, लेकिन ये लोग सही सलाह देते नहीं हैं डॉक्टर। और देखिए, इस तस्वीर के सामने आने के बाद से कई सवाल भी है और सवाल ये है कि डॉक्टर ने क्रिटिकल बता करके मरीज को रेफर क्यों किया। सवाल ये भी है कि अगर केस क्रिटिकल था तो आखिर नॉर्मल डिलीवरी उस महिला की कैसे हो गई। सवाल ये भी है कि लेबर पेन के बाद आखिर उन्हें एडमिट क्यों नहीं किया गया और उस महिला को गेट पर ही अपने बच्चे को जन्म देना पड़ा। सवाल ये भी कि डॉक्टर ने इलाज में लापरवाही क्यों बरती। अगर हालात सामान्य थे तो फिर क्रिटिकल केस से क्यों बताया गया। और देखिए, लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां काफी तेज है, लेकिन ऐसे में कुछ मजदूर ऐसे हैं जो अभी भी सरकार से आस लगाए बैठे हुए हैं कि उनकी बेहतरी के लिए भी सरकार कुछ करे, उन्हें रोजगार मिले। और ऐसे में जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने अपने दर्द को बयां किया है। जमुई में लोकसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज है और चुनाव को लेकर मजदूरों ने बताया कि वैसी सरकार और नेता की जरूरत है जो रोजगार के उपाय करे। मजदूरों के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत है। चुनाव को लेकर मजदूरों से बातचीत की संवाददाता केसी कुंदन ने। पहले चरण में जमुई सुरक्षित सीट पर मतदान होना है 19 अप्रैल को, और उसको लेकर आज हमारे साथ अभी मजदूर है। और ये मजदूर है कि जो जमुई जिला ही नहीं, आसपास के दूसरे लखीसराय जिले से भी सुबह से ही आकर लोग खड़े हो जाते हैं रोजगार की तलाश में। हमें सरकार ऐसा चाहिए जो गरीब को देख सके और रोजगार दे सके। आता है, वोट ले लेता है, चले जाते हैं, मजदूर कहीं पी रहे हैं, उसका कोई ठिकाना नहीं रहता है। सर, रोजगार नहीं मिलता है, दिन भर चौक पे रहते हैं, चौक पे रहने के बाद कुछ रोजगार नहीं मिलता है, सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं और उसके बाद घर चले जाते हैं हम लोग। तो क्या रोजगार अच्छे व्यवस्था, मतलब हम लोग को मतलब रोजी रोजगार कल कारखाने के रोजगार होने चाहिए, अच्छे सरकार होने चाहिए। सरकार अच्छे चाहिए जो कि बिहार का काम काज बढ़िया करे। तो बिहार में कर लेता है, ये होगा होता है, कुछ नहीं चल रहा है। चल रहा है कहाँ, जब कुल बेरोजगारी है। सर, यहाँ का बहुत बेरोजगार है आदमी, यहाँ खाने कमाने के लिए बहुत दिक्कत में जी रहा है, यानी कि पेट भरने में बहुत मुश्किल हो रहा है। तो कैसा, मतलब इस बार क्या मन में बना है? मन में देखिए, जिस तरह का माहौल होगा उस तरह में तो सब जैबे करेगा। तो ये मजदूर है और इसकी सरकार को यहाँ पर रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए, फैक्ट्रियां लगानी चाहिए ताकि इन्हें काम धंधा मिले। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और चलिए, न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।